हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। और निफ्टी के ट्रेंड के अलावा हम लोग बात करेंगे कि एफआईज का डेटा क्या बोल रहा है कि मार्केट में जो रिवर्सल हमको दिख रहा है यहाँ बॉटम से, ये एग्जैक्ट रिवर्सल है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमने प्लॉट किए थे इससे पहले। सो आपको दिख रहा होगा, मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया था 24,800 टू 25,000 के आसपास। दूसरा मैंने ड्रॉ किया था 24,000 के लेवल पे। और थर्ड मैंने ड्रॉ किया था ये 23,444 के आसपास मैंने ड्रॉ किया था, है ना। तो तीन मैंने सपोर्ट ड्रॉ किए थे यहाँ पे। और मेरा जो व्यू था, मुझे लग रहा था कि मार्केट 22,800 एटलीस्ट जाना चाहिए और यहाँ से बाउंस करेगा तो बहुत अच्छी बाइंग हमको मिल सकती है। बट इवेंचुअली हुआ क्या, मार्केट ये जो रीसेंट सपोर्ट था उसके पास आया और 23,266 के आसपास से बाउंस कर गया। क्योंकि यहाँ पे भी एक रेंज थी, ये रेंज को ही मैं सोच रहा था कि यहाँ से अगर मार्केट इलेक्शन वाला जो हाई था उसकी रेंज के आसपास से अगर रिवर्सल मिलता है तो वो भी मिल सकता है। तो लगभग आप देखोगे तो उसी लेवल के आसपास से ही मार्केट ने बाउंस किया जो इलेक्शन का हाई था। और यहाँ पे एक आपको बहुत बड़ा एक बाइंग वाला कैंडल दिखा है और ये मुझे लगता है प्री इलेक्शन रैली था, बिकॉज महाराष्ट्र में इलेक्शन के रिजल्ट थे। और नेक्स्ट डे भी हमें गैप अप देखने को मिला है। आज मार्केट टोटली साइडवेज था, सो प्योरली साइडवेज मार्केट था। तो अब देखो यार, 2-3 चीज़ें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रेंड को कंफर्म करेंगे कि डेटा क्या बोल रहा है। बिकॉज़ मैं डेटा पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। सो देखो गाइस, हम लोग डेटा भी देखते हैं तो डेटा में मुझे दिख रहा है कि 25th ऑफ नवंबर को 9,947 करोड़ का बाइंग हुआ है एफआईज़ के थ्रू। और 26 नवंबर आज के दिन भी बाइंग हुआ है एफआईज़ के थ्रू। अभी म्यूचुअल फंड्स माल बेच रहे हैं और एफआईज़ माल कंटिन्यूअसली खरीद रहे हैं। और देखो यार, ये जो 9,947,000 का ये 47,000 करोड़ का जो नंबर है, इसके पीछे यार मुझे एक डाउट ये हो रहा है क्योंकि अभी एमएससीआई इंडेक्स जो है, मॉर्गन स्टैनली का जो एक इंडेक्स होता है, उसके अंदर एचडीएफसी का कुछ न्यूज़ आया था कि वहाँ पे कुछ उसका वेटेज इंक्रीज़ होने वाला है और वहाँ पे कैश इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। वो भी कुछ बिलियन डॉलर्स के अंदर था। सो वो न्यूज़ का मुझे ट्रिगर लग रहा है यहाँ पे। तो ये नंबर अब कितना वैलिड है कितना नहीं, ये 1-2 दिन के अंदर हमें एग्ज़ैक्टली कन्फर्म होगा। आज भी बाइंग देखने को मिली है और कल या परसों 2-3 दिन में हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि एफआईज़ बाइंग की तरफ आ चुके हैं या नहीं। क्योंकि ये लोग अगर बाइंग करने पे आएँगे तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। डीआईज़ कितना भी पुश कर ले, ये लोग मार्केट को उतने लेवल तक ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। ये एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और एक डिसेंट करेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो एफआईज़ अभी लास्ट 2 दिन से बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। सो डेटा अभी हाल-फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि मार्केट बुलिश हो सकता है यहाँ से। और बुलिश होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाना तैयार करेगा। और इसके अंदर देखो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे अभी तक पहले हो रहा था बिफोर कोविड, कि मार्केट कितना भी नीचे आता था, हर बार बाउंस कर लेता था, फिर नीचे आता था, फिर बाउंस कर देता था। सो इस बार मुझे लग रहा है कि मार्केट बाउंस तो करेगा बट थोड़ा स्लो एंड स्टेडी रहेगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कहीं पे दिख नहीं रही है। बिकॉज़ रीसेंट कंपनी के रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स काफ़ी खराब थे। लाइक एफएमसीजी काफ़ी खराब परफ़ॉर्म करके गया है। ऑटोमोबाइल्स बहुत ही ग गंदा परफ़ॉर्म कर रहा है। बैंक्स थोड़े से ठीक-ठाक चल रहे हैं। लाइक एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट देने की कगार पे खड़ा है, बट वो ब्रेकआउट देगा नहीं देगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 4-5 सालों से वो एक ही रेंज के अंदर फँसा हुआ है। रिलायंस के रिजल्ट्स भी कुछ ठीक नहीं थे। रिलायंस हालाँकि रिकवरी का ट्राई कर रहा है, बट उतना कोई बहुत ख़ास रिकवरी रिलायंस के अंदर भी हुई नहीं है। इसके अलावा हमारा ऑटो सेक्टर पूरा डाउन चल रहा है और रियल एस्टेट थोड़ा-सा ठीक-ठाक है और डिफेंस वगैरह तो वो सब तो अलग ही चल रहा है। सो इस टाइप से है, मतलब ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे दिख नहीं रही है। धीरे-धीरे जाएगा ऊपर निफ्टी, देखो इंडेक्स तो ऊपर चला जाता है बट स्टॉक्स ऊपर नहीं जाते, ये तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको इंडेक्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं कि इंडेक्स तो हमेशा ऊपर जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडेक्स 1% गिरा, आपका पोर्टफोलियो 5% गिर गया। इंडेक्स 2% बढ़ गया, आपका पोर्टफोलियो 1% ही बढ़ा। सो आप हमेशा ही ये देखते रहोगे कि इंडेक्स कुछ बढ़ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो कुछ और बढ़ रहा है, तो नंबर्स हमेशा चेंज होते हैं, बिकॉज़ इंडेक्स को ट्रिगर करने के लिए मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं और आपका पोर्टफोलियो एकदम अलग तरीके से होता है, तो इंडेक्स को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग बैंक निफ्टी तो अभी मैं ज़्यादा ट्रैक कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज़ क्या है, एचडीएफसी बैंक देख लेता हूँ तो लगभग एक ओवरऑल व्यू दिख जाता है। देखो एचडीएफसी बैंक का ये लेवल मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट दे सकता है, बिकॉज़ काफ़ी लंबे टाइम से एचडीएफसी बैंक इसी ज़ोन के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा है। और मैंने अभी एक यहाँ पे एक वॉल्यूम चार्ट का वो भी लगाया हुआ है कि कहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये लेवल के आसपास ना मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। ये डेटा मैं ले रहा हूँ 2020 से। तो 2020 से लेके 2024
एंड होने आ चुका है, लगभग लगभग 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और एचडीएफसी बैंक इस बार नीचे नहीं गया इस लेवल से, और ये ब्रेकआउट देने को तैयार खड़ा है। सो आई गेस ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी आपको एकदम नए हाईस की तरफ मिलेगी, बैंक निफ्टी भी एकदम रॉकेट हो जाएगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा स्टॉक है। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने मिल गए, तो आप समझो कि एकदम गेम चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से मार्केट का। और रिसेंटली जो मैं आपको बोल रहा था, एमएससीआई इंडेक्स के अंदर कुछ खबरें थी, तो आपको देखो नीचे एक वॉल्यूम का बहुत बड़ा कैंडल दिख रहा होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम का कैंडल। ये आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है। ये इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है बिकॉज ये न्यूज फ्लो था, और उसकी वजह से ये वॉल्यूम जनरेट हुआ है। देखो बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। रिसेंटली यहाँ कहीं भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। हालांकि प्राइस हिला नहीं बिल्कुल भी इस डे पे, बट यहाँ पे गैप अप देखने को मिला था, और प्राइस अच्छे से गया था। और आज भी मार्केट एचडीएफसी लगभग 2-2.5% गैप अप खुला था, बट तुरंत उस लेवल से सेलिंग आ गई, खुलते साथ ही सेलिंग आ गई, और मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। मतलब नेगेटिव, मतलब 0-0 पे ही क्लोज हुआ है, ऐसा समझो आप। लास्ट टाइम भी देखो यहाँ पे भी गैप अप गया था। ये गैप अप भी ये एमएससीआई इंडेक्स के बाउंड में कुछ खबरें थी, उस टाइम पे भी ये गैप अप हुआ था। तब भी एक खबर ने ट्रिगर किया था, उसके बाद से मार्केट में सेलिंग आ गई थी। वापस ऊपर गया, फिर सेलिंग आ गई, फिर वापस ऊपर गया, अभी वापस खड़ा हुआ है खबर के साथ में। लेट्स सी अब यहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये निकल गया ऊपर, तो आप एचडीएफसी बैंक को क्लोजली मॉनिटर करो। अगर आप निफ्टी वगैरह ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, तो एचडीएफसी आपको बहुत ज्यादा ट्रैक करना पड़ेगा। एचडीएफसी के बाद अभी जो दूसरा स्टॉक है वो है रिलायंस। रिलायंस में भी आपको फोकस करना पड़ेगा। रिलायंस देखो यार, नीचे जो मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था अराउंड 1300 के आसपास, तो रिलायंस इसके भी नीचे गया। मुझे लग रहा था यार कि अगर ये नीचे जा रहा है तो ये एटलीस्ट जाना चाहिए 1100 के आसपास। मैं सोच रहा था कि 1100 के आसपास जाएगा, तो मैं इसमें बाइंग का प्लान करूंगा, बट उसके पहले ही एक रिवर्सल आ गया इसके अंदर। और अब ये रिवर्सल कितना वैलिड है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं जो ओआई के चार्ट देख रहा हूँ, या फिर ओपन इंटरेस्ट को मैं कंबाइन कर रहा हूँ इसके साथ, तो वो तो मुझे लॉन्ग के सिग्नल दे रहे हैं। बट स्टिल मैं 1300 का लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज अ रेजिस्टेंस। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल नहीं निकलता है, तब तक हम लोग रिलायंस में भी एक थोड़ा सा साइडवेज या बेरिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और रिलायंस में आप देखो वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली बहुत हाई हाई वॉल्यूम्स पे ट्रेड होता है, रिलायंस कम वॉल्यूम्स पे नहीं चलता, तो ये भी काफी अच्छे फिगर्स हैं यहाँ पे। और निफ्टी का हमने ओवरव्यू ले लिया है, साथ में डेटा को भी हमने देख लिया कि डेटा अभी एक दिन तो बहुत अच्छा दिखा है, बट ये न्यूज के चक्कर में भी हो सकता है। और ये वाला भी थोड़ा इंडिकेट तो गुड कर रहा है, बट ये आप देखो 22 नवंबर को मार्केट में एक स्टीप रैली थी, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, बड़ा सा कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल ये वाला, मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको। ये वाला आपको जो रिवर्सल कैंडल दिख रहा है, ये सबसे बड़ा कैंडल ये है। तो ये कैंडल जिस दिन बना था, उस दिन एफआईज के एंड से कुछ, मतलब जो नेट शॉर्ट थे वो, मतलब बाइंग तो हुई है, बट बाइंग से ज्यादा सेलिंग हुई है। 22 नवंबर को देखो 16,985 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा, और 18,263 करोड़ का माल बेचा। तो ओवरऑल ये 1,200 करोड़ के आसपास शॉर्ट थे। तो ये दिन इतना बड़ा मार्केट में बाउंस आया, बट यहाँ पे लोग ओवरऑल शॉर्ट थे। और 25 नवंबर को एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा, बट माइट भी न्यूज की वजह से हो सकता है, और ये बहुत छोटा सा नंबर है। तो अगर कोई बड़ा नंबर मुझे दिखता है, और कंटिन्यूसली मुझे दिखता है कि नंबर्स चेंज हो रहे हैं। और इसके अलावा एक डेटा और है, क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा। उसके अंदर कुछ पोजीशंस कटी हैं, एफआईज के शॉर्ट्स बिल्डअप थे काफी, तो शॉर्ट में 70-80 थाउजेंड पोजीशन कटी है। बट अगर वहां पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डेटा मुझे वहां दिखता है, और यहाँ पे भी कुछ अच्छे नंबर दिखते हैं, तो मैं मार्केट को लेकर मैं बुलिश हो जाऊंगा। और मैं वेट करूंगा एक डिप आने का, डिप हर एक डिप पे बाय करके मैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई करूंगा। तो वही हमारा व्यू रहेगा कि एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके बाद हर एक डिप पे बाय करो और प्रॉफिट्स को एंजॉय करो। तो वो हम लोग करने वाले हैं, और ये सभी चलने वाला है अभी। साथ में मैं कुछ स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग लाइक आपका जो गेम है ऑप्शंस का पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, और आप एक बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरह देख पाओगे मार्केट को कि मुझे कैसे इसको ट्रेड करना है, और कैसे मैं एकदम सेफेस्ट वे से पैसे बना सकता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे बहुत फेवरेबल होगा आपके साथ में, कि साइकोलॉजी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। बिकॉज यूजुअली क्या होता है ऑप्शन बाइंग में और ये सब कर में, इतना वोलाटाइल होता है मार्केट, साइकोलॉजी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। आपको डर लगने लगता है कि यार मैं घुसा हूं तो मतलब मार्केट में ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे मेरे लॉस ही होगा। सो काफी सारे फैक्टर्स हैं, वो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो के अंदर इतना ही है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं, आंसर करने का ट्राई करता हूँ।